खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। अंशुमान जी साथ में हैं और ये है खर्चा पानी का एपिसोड। खर्चा पानी की में आज की जो खबरें हैं उन खबरों में एक सरकार का ही यू टर्न है, अपने ही एक स्टैंड पर यू टर्न समझ में आ रहा है। और दूसरी खबर लॉकडाउन से जुड़ी हुई है, कोरोना से जुड़ी हुई है, भारत की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। और सबसे पहले हालचाल लेंगे अंशुमान जी का, जो इस समय कहीं बाहर निकले हुए हैं। हाँ सिद्धांत, खर्चा पानी में आप सबका स्वागत है। सिद्धांत, आपका भी स्वागत है। थोड़ा प्रवास पर हूँ, कुछ गतिविधियां ग्राउंड के करीब जाकर देखना और कवरेज के सिलसिले से मैं तो बाहर हूँ, तो वहीं से हम खर्चा पानी पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं भी हो, लेकिन ना तो खर्चा पानी रुकता है ना इकोनॉमी रुकती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि शो चलता रहे। और घूम घूम कर हम वहीं लौट कर वापस आते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी? सरकार कभी इस तरफ झुकती है, कभी उस तरफ झुकती है। तो आज की हमारी पहली खबर यह है कि सरकार फिर से झुक रही है। वित्त मंत्री ने एक हफ्ते पहले जो कहा था उससे बिल्कुल उल्टी बात उन्होंने कल एक दूसरे बयान में कही है। हम पहले इस पर चर्चा करते हैं और फिर इसी संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट दिखाई दी है। क्या भारत में आपकी जिंदगी में थोड़ी सी सहूलियत आने की उम्मीद दिख रही है? तो जैसा अंशुमान जी ने बताया कि एक हफ्ते पहले का अर्थात बोल रहा हूँ खर्चा पानी, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें तो हमने बात की थी कि निर्मला सीतारमण ने साफ किया था कि साहब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाए। उसके पहले खबरें उठी थी कि शायद आ सकता है, सरकार विचार करेगी। अब फिर से एक खबर है। खबर यह है कि निर्मला सीतारमण ने ही कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मुद्दा जीएसटी काउंसिल में उठेगा। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार बारहा क्यों अपनी ही बात से पीछे हट जा रही है। अभी कहा था कि साहब नहीं आएगा, अभी कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में ये मुद्दा उठाया जा सकता है। क्यों अंशुमान जी? राजनीति की तपिश जितनी बढ़ रही है महंगाई को लेकर, और सिर्फ राजनीति की तपिश ही नहीं, आर्थिक तपिश भी बढ़ रही है सरकार के लिए। वैसे सरकार पूरी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर गहरे असमंजस में दिखाई देती है। तो इससे दो आयाम निकलते हैं हमारे सामने। पहला तो ये कि सरकार तय नहीं कर पा रही है कि वो पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन का क्या करे। वित्त मंत्री के इस बयान में एक संदर्भ यह भी है कि नहीं, हम पेट्रोल डीजल को बहुत ज्यादा टैक्स नहीं करना चाहते, निचोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू यह है कि मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें सिद्धांत आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच नए राजनीतिक विवाद की जड़ बनेंगी, जिसका संकेत वित्त मंत्री के इस पूरे बयान में दिया गया है। वित्त मंत्री जिन्होंने ये कहा था कि हम जीएसटी काउंसिल में अभी इस पर प्रस्ताव लाने की कोई उम्मीद नहीं है, इस पर विचार की कोई उम्मीद नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अगर राज्य इसको लेकर आए तो हम इस पर बात करेंगे। राज्य इसको लेकर आए का मतलब यह है कि राज्य अगर चाहें तो उसे जीएसटी के दायरे में लाएं, क्योंकि जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्यों को अपने टैक्सों में कटौती करनी पड़ेगी और उनको नुकसान होगा। वित्त मंत्री ने इस बयान में यह भी संकेत में महाराष्ट्र का नाम लेते हुए कहा कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स तो महाराष्ट्र लगाता है पेट्रोल डीजल पर। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी एक राज्य को इंगित नहीं कर रहे हैं, पर पेट्रोल डीजल पर केवल हम ही टैक्स नहीं लगाते हैं, राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं। पर यह स्वाभाविक सी बात है, सबको पता है। दुविधा यह है कि महंगाई और उसके राजनीतिक नुकसान और उसके आर्थिक नुकसान दोनों को दिख रहे हैं, केंद्र और राज्यों को। पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? पहले कौन ये करे कि वो की टैक्स को घटाए? चुनाव वाले राज्यों को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी कोई राज्य और केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहती। अगर राज्य सरकारें पहल करती हैं और वो अपने राजस्व गंवाने को तैयार होती है, तो केंद्र सरकार भी कहेगी कि चलिए हम 3 रुपए 4 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम किए देते हैं। तो ये शुरुआत कहां से हो? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि पूरा माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे धीमे धीमे लोगों को ये समझ में आए कि कोई रास्ता ही नहीं है सरकार के पास। हाँ, अब इतना खर्च है,
हाँ, इतना खर्च है कि हम क्या करें। हमने राज्यों से कहा कि आप घटाइए, राज्यों ने केंद्र से कहा कि केंद्र घटाए, केंद्र ने राज्यों से कहा वो घटाएं, और दोनों लोग घटाने को पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने को तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं। और ये मतलब बात एक डेडलॉक की सिचुएशन आ जाए, ग्रिडलॉक की सिचुएशन आ जाए, डेडलॉक की सिचुएशन नहीं हो जाए, आप इस बहस को सुनते सुनते ऊब जाएं, आप इस स्थिति में आ जाए कि नहीं भाई, ये तो टैक्स आप लगा रहे हो, आप ही लोग हो, आपको तय करना है कि हमारी जिंदगी आसान हो कि नहीं हो आपको अपने खर्चे नियंत्रित करने। अगर लोग अपने खर्चे नियंत्रित कर रहे हैं तो सरकारें अपने खर्चे कंट्रोल क्यों नहीं करती? सरकारें क्यों ये कोशिश नहीं करती कि उनके 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 खर्च, उनका एक्सपेंडिचर कंट्रोल में रहे, जिससे कि वो टैक्स कम लगाएं और लोगों को राहत मिले। वित्त मंत्री ने फिलहाल इस पूरे मामले को राज्यों की तरफ सरका दिया है। राज्य सरकारें इससे पहले तक कह रही थी कि केंद्र अगर एक्साइज ड्यूटी कम करेगा तो हम अपनी कीमतों में कटौती करेंगे। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक के बीच एक परिस्थिति ये बनी हुई है कि दोनों इसको कम करने की स्थिति में नहीं दिखते हैं, जब तक कि कोई निर्णायक रूप से कमी हो। दूसरी चीज, जीएसटी के दायरे में लाया जाना एक दूसरा पहलू है। ये बात भी वित्त मंत्री ने कही कि हम जीएसटी के दायरे में लाने पर बात कर सकते हैं, पर वो तो बहुत बड़ा पहाड़ हिलाने की जैसी परिस्थिति होगी। क्योंकि वो पहाड़ हिलाने जैसी परिस्थिति इसलिए होगी कि अगर आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा? और अगर टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा कंपनियों को या लोग को जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करती हैं, तो सरकारों के पास राजस्व क्या बचेगा? तो यह असंभव सी परिस्थिति है। जीएसटी में कोई अलग से प्रावधान किया जाए और जीएसटी के दायरे में से लाया भी जाए और उसे टैक्स क्रेडिट सिस्टम से बाहर रखा जाए जिसमें कि टैक्स क्रेडिट ना मिले, उसी परिस्थिति में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता, पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये सिर्फ चर्चा को दाएं बाएं घुमाने की कोशिश है। प्रत्यक्ष रूप से कोई भी सरकार ये बुलेट ही बाइट नहीं करना चाहती, ये हिम्मत ही नहीं दिखाना चाहती कि नहीं है ना, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, फिर भी हम कीमतें बढ़ाने को घटाने को तैयार नहीं। और यहाँ एक चीज बात जो मैंने शुरुआत में इंगित की थी वो भी समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे से कोविड की दूसरी लहर आने की संभावना दिखाई दी है, तो आ गई है सर, मतलब वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने बोल दिया कि आ चुकी है। तो वो लॉकडाउन शुरू हो रहे हैं, वैसे ही दुनिया में फिर कच्चे तेल की कीमतें गिरना शुरू हुई हैं। भारत में गिरी क्या पेट्रोल डीजल की कीमत? लेकिन अंशुमान जी, लेकिन बाद में रिफ्लेक्ट होगा ना, मतलब आज का कच्चा तेल से मतलब आज का अभी आज की परिस्थिति में वो 2 रुपए कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत। मौजूदा परिस्थिति में अगर आप कच्चे तेल की कीमत से पेट्रोल डीजल की कीमत की पैरिटी को देखने की कोशिश करें। लेकिन यहां दूसरी चीज है, इस 2 रुपए की कमी से पहले जो बढ़ोतरी हो चुकी है कच्चे तेल की कीमतों में, वो कंपनियों ने पास ऑन नहीं किया अभी तक। जब हम 62 से और 67 तक आए थे, अब 67 से हम नीचे फिर 65 के 66 के आसपास आ गए। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार को अगर पूरी तरह फॉलो करें तो हमारे लिए कोई समस्या ही नहीं, तब तो हमारा पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं होगा। तो ये दुविधा है, उस दुविधा को राजनीतिक रूप से एक दूसरे की तरफ बढ़ाना और केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बहुत सारे फैसले करती हैं, बहुत सारी स्कीमें लागू करती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सम्मेलन और समारोह करती है, पर पेट्रोल डीजल की कीमतें आती हैं तो फिर राजनीति होने लगती है। तो फिर ये लगता है कि पहले आप करिए, और वो चीज वित्त मंत्री के इस बयान में भी दिखती है। तो वो दोनों तरफ चलने की कोशिश कर रही है, जीएसटी में आए तो राज्यों की मर्जी, जीएसटी में नहीं आए तो राज्यों की मर्जी। और इसके साथ ही हमारी दूसरी खबर का जिक्र जरूरी हो जाता है। जब लॉकडाउन की बात हो रही है, कोविड केसेस की बात हो रही है, सेकेंड वेव की बात हो रही है, उसमें बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट है, वो उसने कुछ एक ऐसे दावे किए हैं, कुछ ऐसे दावे किए हैं भारत की फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, तो शायद केंद्र सरकार को पसंद ना आए। 2-3 सालों पहले के आप बजट भाषण याद कीजिए, आपको बार बार सुनाई दिया होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2019 वाले का जो बजट था, उस बजट में ये बात काफी बार सुनाई दी थी। अब इस साल जो बजट आया 2021 में, इस बार भी निर्मला सीतारमण ने एक बार जरूर बोला था, मुझे याद है, कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम जो है हम अगले 1 दशक में पूरा कर लेंगे। लेकिन जिस बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो पूरा मुजस्समा है, उसको अमल में आते आते, उसको दिखते दिखते जमीन पे समय और लंबा लगेगा। सरकार के प्रोजेक्शन और सरकार के आकलन से ज्यादा लंबा समय लगेगा। सरकार 2030 तक चाह रही है, कह रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, 2032 कम से कम लग सकता है। मतलब अभी से भी अगर ये देखना शुरू करें तो लगभग 11-12 साल लगेंगे अंशुमान जी। और उन्होंने कहा है कि साहब 9%, और उन्होंने कहा है कि 9% की ग्रोथ रेट गई
तो तब हम इस समय तक पहुंच सकेंगे कि 9% की ग्रोथ रेट अभी अगले एक दशक में आती है कि नहीं आती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये बात जो आपने 9% की ग्रोथ की बात कही, वही सारी चीजें निर्भर करती हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य पर अब सरकार चर्चा नहीं करती, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कुछ ऐसा संयोग कहिए या दुर्योग कहिए कि जिस साल सरकार ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही, उसी साल भारत की आर्थिक विकास दर ने गिरना शुरू कर दिया था। ये कोविड से पहले की बात थी, 18-19 में। तथ्यों और आंकड़ों में देखें, अगर डेटा पॉइंट में देखें, तो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार इस समय 19-20 में करीब $2.65 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि जहां से अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो उसे 9 से 10% की ग्रोथ लगातार लेनी होगी 2030 तक। फिलहाल आज इस साल की परिस्थिति में हम नेगेटिव हैं। अगले साल बेस इफेक्ट को निकालने के बाद, पिछले साल का नुकसान निकालने के बाद 2 या 3% की ग्रोथ रेट दिखाई देगी, क्योंकि बाकी तो अगर आप एक्चुअल वैल्यू के तौर पर देखें, हमने अर्थात में जीएसटी के ऊपर बात भी की और बताया भी था कि जीएसटी को मंदी में नापने का तरीका ग्रोथ में नापने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। तो इस हिसाब से भारत को 2025 से 2023-24 के बाद लगातार 10 से 11% की आर्थिक विकास दर हासिल करनी होगी, तब जाकर 2032 में हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाएंगे, जिसको लेकर इस रिपोर्ट में भी कई सारे इफ बट हैं, कई सारे संदेह हैं, कई सारे सवाल हैं। अब आप सोचिए, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जिसको तोड़कर आप नीचे लाते हैं, तो आपको 10% की आर्थिक विकास दर के लिए भारत में निवेश कितना चाहिए? भारत में जीडीपी के रेशियो में भारत में खपत की दर, आम लोगों की खपत की दर कम से कम 8 से 9% की दर से बढ़ना चाहिए। तो 8-9% की दर से खपत ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, और हम सबसे बड़ी ट्रेड डील से बाहर हैं। हाँ, अब 8 से 9% की अगर आप कंजम्पशन की ग्रोथ चाहते हैं, तो लोगों की इनकम में दोगुनी ग्रोथ करनी होगी। अगर हमारी और आपकी आय 16% से हर साल नहीं बढ़ती है, तो हम 8% से खपत कैसे करेंगे? क्योंकि हमको बचत भी करनी है उसके साथ, और बाकी खर्चे भी निकालने और इमरजेंसी के लिए भी रखना है। तो अगर आपको 9% की खपत चाहिए तो उसके लिए लोगों की इनकम में कम से कम 11 से 12 और 13 से 14% के आसपास की बढ़ोतरी चाहिए। पूरी अर्थव्यवस्था लोगों की आय बढ़ाने में मदद करे, और जब ये ग्रोथ होगी 9%, 10% के आसपास की, तो और इस तरीके की खपत होगी, तब हमें निवेश बढ़ाने में मौका मिलेगा। भारत में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट पिछले 10 साल के न्यूनतम स्तर पर है। ये कोविड से पहले की बात है, कोविड के दौरान तो और बुरी तरह टूट गया। तो ये जो पूरा चक्र है, इस चक्र में उम्मीद रखने में, उत्साहित होने में कोई गुरेज नहीं है, पर आर्थिक तथ्य थोड़े कठिन होते हैं, थोड़े कैंडिड और बड़े बेबाक होते हैं। वो बेबाक के बताते हैं कि जो $5 ट्रिलियन की इमारत बनाई जानी है, इसकी नींव में, इसके खंभों में, इसकी अलग अलग मंजिलों में जिस मसाले की जरूरत है, जितनी मांग की जरूरत है, जितनी खपत की जरूरत है, जितने क्रेडिट की जरूरत है, जितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जितनी बचत की जरूरत है, वो सारा मसाला है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। तो $5 ट्रिलियन का ख्वाब तो हमारे पास है, पर उसकी ताबीर के लिए जो हमें चाहिए, जो चीजें चाहिए बनाने के लिए, वो सारी चीजें सिर्फ एक चीज से आएंगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से अपने लोगों की, औसत लोगों की, ऊपर के क्रीम की हम बात नहीं कर रहे कि जो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ लोग हैं जिनके नाम पर पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया जाता है। अधिकांश लोगों की इनकम में कंसिस्टेंटली, आय में, कमाई में कितनी बढ़ोतरी कर पाती है और कितनी बचत में बढ़ोतरी कर पाती है, उनकी इस पर निर्भर करेगा। और फिलहाल वो अभी कोविड से उबरने की रणनीति में भी हमको नहीं दिखाई दिया, और बात की रणनीति में भी नहीं दिखाई दिया है। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य पर 2032 में मिलेगा या 2035 में मिलेगा, अभी हमको अभी थोड़ा रुक कर देखने की जरूरत है कि पहले हम मंदी के गड्ढे से बाहर निकले, और फिर कितनी ताकत हमारे पास बचती है आगे तेज दौड़ने के लिए। हाँ, और इसी समय अंशुमान जी, आरबीआई ने भी कुछ कहा है लॉकडाउन और कोविड और तमाम चीजों को लेकर। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत अब लॉकडाउन झेल नहीं पाएगा। हाँ, ये बात तो महत्वपूर्ण है। देखिए, जब पिछली बार लॉकडाउन लगाया गया था, तब भी जब बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन को सही बता रहे थे और इसकी व्यवहारिकता को सही साबित कर रहे थे, तब भी ये बात चर्चा में आई थी कि क्या भारत लॉकडाउन लगाकर कोविड फैलने से रोक पाया। इस पर डिबेट होती रही है, लेकिन कोविड ने भारतीय अर्थव्यवस्था को, लॉकडाउन ने काफी नुकसान किया, और इसलिए इस बार रिजर्व बैंक ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। बल्कि ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंची है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इस बात को स्वीकार भी किया कि हमको अर्थव्यवस्था में पैनिक नहीं होने देना है। पर रिजर्व बैंक का यह मानना है कि अब
अनदर आउटब्रेक और लॉकडाउन हम के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को में जो भी थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश की जा रही है उसे बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोविड की रफ्तार काफी तेज है। मतलब सेकंड वेव ने जितनी तेजी से 50,000 60,000 पर डे के आंकड़े पर पहुंची है, तो चुनौती है कि हम नेशन वाइड लॉकडाउन ना भी करें, लेकिन अगर माइक्रो लॉकडाउन हो रहे हैं, अगर कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, अगर प्रमुख और शहरों का ही फिनोमेना है, फिर से गांव का फिनोमेना नहीं है जैसे पिछली बार भी था, तो अगर आप प्रमुख शहर बंद कर देते हैं, मान लीजिए आप इंदौर बंद कर देते हैं, आप भोपाल बंद कर देते हैं, बॉम्बे का कोई हिस्सा बंद कर देते हैं, नागपुर का कोई हिस्सा बंद कर देते हैं, दिल्ली का कोई हिस्सा बंद कर देते हैं, तो वो एज गुड एज लॉकडाउन जैसी परिस्थिति है, क्योंकि एक अनिश्चितता है। या तो ये कंज्यूमर मार्केट है या ये प्रोड्यूसर मार्केट है, यहां से या तो सामान जाता है, यहां सामान आता है। तो अर्थव्यवस्था में एक गहरी अनिश्चितता कोविड के दूसरे फेज के कारण आई है। और यहां मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि इससे निकलने का रास्ता ये था जिसमें हम थोड़े धीमे पड़ गए हैं। ये बात भारत में बहुत जरूरी थी कि भारत को वैक्सीनेशन को बिल्कुल युद्ध स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए था। हमने अपने आप को दुनिया की फार्मेसी हमने अपने आप को दुनिया की फार्मेसी तो बना लिया। हम पूरी दुनिया में वैक्सीन भेजने की बात करते हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं, पर हम अपने लोगों को इतने बड़े नेटवर्क के बाद भी वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सरकार को युद्ध स्तर पर अगर ये लॉकडाउन रोके जाने और कोविड का प्रसार रोका जाना है, तो मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर अनिवार्य रूप से निजी क्षेत्र को शामिल करके, निजी अस्पतालों को शामिल करके, स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर, सरकारी अमलों को जोड़कर बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि हम इस सेकेंड फेज के दौरान उस आर्थिक ब्रेकडाउन से बच सकें। भारत के पास वैक्सीन पर्याप्त है, वेस्टेज दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये सारी चीजें तथ्य में है कि भारत के प्रमुख बड़े राज्य जो कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वैक्सीन वेस्ट कर रहे हैं, वहां वैक्सीन का वेस्टेज ज्यादा, फिर भी हम लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। तो भारतीय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे की चुनौती पहले भी हमारे सामने आई थी। जब लॉकडाउन हुआ, जब कोविड का कोई इलाज नहीं था, तब ढांचा लोगों को इलाज टेस्ट देने में चरमरा रहा था। और अब हम इतने धीमे धीमे गति से बढ़ रहे हैं कि अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी बनानी भी होगी और अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से रोकना भी होगा, तो हम कैसे रोक पाएंगे अगर लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंचेगी। हाँ, और मतलब ये बात तो हम ये भी कह रहे हैं, और इस समय हमको ये भी समझना चाहिए, क्योंकि सरकार और प्रशासन ये सारी अपनी क्षमताओं को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है वो सरकार और प्रशासन अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से जानते हैं, और सरकार और प्रशासन किसी मजबूरी में और जिंदगियों को बचाने के लिए वो लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो उनको ये भी जान रहे हैं कि साहब वैक्सीनेशन का वो रोबस्ट मॉडल हमारे पास नहीं है। क्योंकि अभी मैं एक ग्राफिक्स देख रहा था 1-2 दिनों पहले कि जहां पे अभी की रेट से अगर वैक्सीनेशन किया जाएगा तो भारत की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन मिलने में लगभग 11 साल लगेंगे। हमारे पास एक बड़ी जनसंख्या है, वैक्सीन के डोज भी 2 हैं, और अभी परसों ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने डायरेक्टिव जारी किया राज्यों को कि जो दोनों डोज के बीच की दूरी है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जो 28 दिन में दूसरा डोज लगाया जा रहा था, अब उसको 6 से 8 हफ्तों तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब ये मॉडल थोड़ा सा मेरे हिसाब से कोलैप्स कर रहा है। वैक्सीन का मॉडल वो उतना रोबस्ट है नहीं, और इसलिए सरकारें चाह रही हैं कि साहब किसी तरह से कंटेन करके ही लोगों को इलाज और लोगों को क्योर मुहैया कराया जाए। सिद्धांत, यही बड़ी चुनौती है। देखिए, दुनिया के बाकी देशों ने जैसे ही वैक्सीन उनको मिली, उन्होंने सारे काम छोड़कर युद्ध स्तर पर वैक्सीन को अधिकतम आबादी तक पहुंचाने के लिए डेडलाइंस तय की और उसे फैला दिया। भारत में आप चुने या ना चुने अलग बात है, जिन लोगों को वैक्सीन लेने की जरूरत है, जो मूविंग पॉपुलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग मूव कर रहे हैं, आप उसे एज के हिसाब से, ठीक है, जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको पहले मिलनी चाहिए, पर जो मूविंग पॉपुलेशन है, जो स्प्रेड करती है, एक बुजुर्ग जो 70-80 साल का है, वो घर में, उसे खतरा तो है पर वो स्प्रेडर नहीं है। स्प्रेडर वो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी रणनीति को स्प्रेडर पर फोकस किया जाना चाहिए। स्प्रेडर्स पर फोकस करने का अर्थ ये कि जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जो जहाज से उतर रहे हैं, जो बाजारों में मौजूद हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें ग्रुप में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। भारत का स्वास्थ्य, अब देखिए, हम एक ऐसे देश हैं, यही है संगति भारत के सिद्धांत की, हम दुनिया की फार्मेसी हैं, दुनिया के देश हमसे वैक्सीन बनवा रहे हैं और अपने लगा रहे हैं, और हम इस स्थिति में कि हम 11 साल तक लोगों को वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। भारत में प्राइवेट सेक्टर को किनारे रखा गया, इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, उसे कंपल्सरीली से जोड़ा जाना चाहिए, और कोशिश की जानी चाहिए कि जिस टारगेट के साथ हमने, जिस ताकत के साथ लोगों को घरों में बंद किया था,
था, जिस सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाया था, उसी ताकत के साथ सरकार चाहे तो लोगों को वैक्सीन भी लगवा सकती है, और दुनिया के देशों ने करके दिखाया है। और इसलिए अगर भारत में दूसरा लॉकडाउन आया सिद्धांत, तो वो कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की वजह से नहीं आएगा। वैक्सीन पहुंचने में जो देरी हो रही है, जो वैक्सीन का पूरा कार्यक्रम बहुत ही मंथर गति से, बहुत ही कछुए की रफ्तार से चल रहा है, उसके कारण दूसरा लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है। और इसे अगर सरकारें फोकस करें, राज्य सरकारें सारे काम छोड़कर सिर्फ फोकस करें कि अपने प्रदेश की एक आबादी को, निर्धारित आबादी के 1% को वैक्सीन 15 दिन में, 1 महीने में पहुंचा दी जाएगी, तो शायद हम ज्यादा बेटर ढंग से वायरस से लड़ पाएंगे। हाँ, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा हमें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा, शिकायत कीजिएगा। सब सुनेंगे, सब पर बात करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। आप ललन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया।